नमस्कार। द रियल टॉक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशील भारती और आप देख रहे हैं अपना ये खास प्रोग्राम। जी हाँ, इस प्रोग्राम में हम आपकी मुलाकात कराते हैं पूनम कालरा जी से, जो कि एक बहुत ही सफल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, ऑथर हैं और यूट्यूबर हैं। पिछले एपिसोड में हमने पूनम कालरा जी के जीवन के बारे में कुछ बातें समझी थी। बहुत ही इंटरेस्टिंगली उन्होंने सारे पहलू अपने जीवन के हमारे साथ डिस्कस किए। तो ये कार्यक्रम के इस दूसरे भाग में हम उनके जीवन की इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो आइए जानते हैं उनके जीवन की कुछ और परतों के बारे में। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं पूनम कालरा जी का। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर आपका। पूनम जी, आपने की यात्रा में जो सबसे खूबसूरत बात है वो ये है कि आपके पति ने आपको हर कदम पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से न केवल सहयोग दिया, बल्कि उन्होंने आपके अंदर एक आत्मविश्वास भी जागृत किया, एक विश्वास पैदा किया कि यस यू कैन डू इट। और उसी का ही परिणाम है कि आप धीरे धीरे करके आप विश्वास की उस डोर को पकड़ करके आप आज इस मकाम पर भी खड़े हुए हैं। कुछ और थोड़े से इंसिडेंट हम जानना चाहते हैं। जैसे एक बार आपने बताया था कि कुछ पैसे लेकर के आपके हस्बैंड ने कहा कि भाई वहाँ पर पहुँचो, और आपको एक बार फिर डर लगा, लेकिन कहते हैं कि डर के आगे जीत है। तो थोड़ा सा इन जो इंसिडेंट्स हैं इनसे बहुत सारे लोग सीखते भी हैं। तो क्या था वो इंसिडेंट, हमारे साथ शेयर करें उसको। तो बताती हूँ मैं आपको कि बहुत साल पहले की बात है। जी। शायद 80 या 81 की बात ओके। होगी। बहुत ही साल पहले की बात है। मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया मुझे कि उस समय हमारे पास एक ही गाड़ी थी। गाड़ी मेरे हस्बैंड लेके गए हुए थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे फ़ोन किया कि 50,000 रुपीज़ लेके और फैक्ट्री आ जा। ओके। मैंने कहा कितने? मैं एकदम हम्म, कहती 50,000। मैंने कहा मैं नहीं आ सकती। उनका मैं आ ही नहीं सकती 50,000। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मैंने कहा आपको कितने भी ज़रूरी चाहिए हो, मैं नहीं आ सकती। उन्होंने मुझे फिर कहा कि तेरे को आना ही पड़ेगा, मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए। मैंने फिर कहा कि आपको जितने भी ज़रूरी चाहिए, जो कुछ मर्जी हो, मैं नहीं आ सकती, मेरे में हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तू जो मर्जी कर ले, तेरे को आना पड़ेगा। अच्छा। मैंने कहा आप जो मर्जी कर लो, मैं नहीं आऊँगी। फिर एक बार वहीं गाड़ी अटक गई। क्योंकि डर लगता है, डर जी। लगता था इतना। हाँ, उस समय सोचिए उस समय 50,000 पे कितने बहुत थे? बड़ा अमाउंट था। बिल्कुल बहुत ठीक बड़ा अमाउंट। और तो मैंने कहा कि नहीं मैं नहीं आऊँगी। उन्होंने खैर मुझे बहुत फोर्स किया और मुझे कहा कि मुझे बहुत ज़रूरी चाहिए और अभी चाहिए, और मतलब इतना टाइम नहीं है कि मैं घर आऊँ और लेके जाऊँ, और तेरे को आना पड़ेगा। मैंने कहा कि कैसे, मैं ऑटो में 50,000 लेके कैसे, मतलब सोचो बड़ी झिकझिक हुई कुछ। इन्होंने कहा कि नहीं, ये तो तेरे को आना ही पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। मुझे कहते हैं कि मेड को बोल कि ऑटो ले आएगी और तो बैठ के आ जाना। मैंने कहा अच्छा। बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत ही नाम मन से अच्छा कह के फ़ोन बंद किया, मेड को भेजा, ऑटो लेकर आ, 50,000 रुपीज़ अपने पर्स में रखे। और जब मैं ऑटो में बैठी, मुझे ऐसे लग रहा था सारी दुनिया मुझे देख रही है कि मेरे पर्स में 50,000 है। मैं अपने पर्स को कस के पकड़ के, जैसे कोई बच्चे को भी जोर से नहीं पकड़ के बैठता होगा, मैं पर्स को कस के पकड़ा हुआ, और मतलब मुझे लग रहा कि सब मुझे देख रहे हैं। इतना मुझे डर लग रहा, इतना मुझे डर लग रहा, जैसे पता नहीं मेरे हस्बैंड ने मुझसे क्या काम करवा रहे हैं। मैं जैसी फैक्ट्री वहाँ ऑफिस पहुँची, मैंने निकाल के दिए और मेरी तो जान वापस आई। वो बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। अभी मैं हंस रही हूँ, लेकिन उस समय पे तो हालत खराब हो गई होगी। उस समय तो मुझे लगता था सब मुझे देख रहे हैं कि मेरे पास और पैसे एक हैं। मन में ये भी आया होगा कि कहीं ऑटो वाला ही ना नहीं, मुझे तो लगे सब मुझे देख रहे हैं कि मेरे पर्स में पैसे हैं। ओके। मतलब कुछ भी हो सकता है रास्ते में। बिल्कुल। एक बार ऐसे पूनम जी में ऐसा भी इंसिडेंट हुआ कि आपको गाड़ी सिखाई जा रही थी। और अरे वो तो बहुत ही, जी। वो तो मुझे अभी भी याद आता है ना, मुझे डर लगने लग जाता है। बताऊँ वो? जी बिल्कुल, बिल्कुल बताइए, जिससे कि पता लगे कि किस तरीके से आपके पति ने आपको सपोर्ट किया। बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया वो तो। जी। इतना तो कोई हस्बैंड नहीं कर सकता। ये भी बहुत साल पहले की बात है कि 90 की बात होगी, 90 की बात होगी। हाँ,
तो मेरे हस्बैंड जब घर से जाने लगे तो उनकी गाड़ी को कोई प्रॉब्लम हो गई, तो उन्होंने मेरे को कहा कि उस समय हमारे पास 2 गाड़ियाँ होती थी, एक ये ले जाते थे और मैं चलाती थी, मेरे पास भी होती थी, मेरे को कहीं जाना है कुछ है, तो इन्होंने मेरे को कहा कि मैं तेरी गाड़ी ले जाऊँ, मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। तो मैंने कहा ना, मेरी गाड़ी को तो हाथ मत लगाना, मेरे को तो जाना है। तो इन्होंने मेरे को कहा कि तो फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा एक बात हो सकती है। कहते क्या? मैंने कहा मैं आपको छोड़ आती हूँ, शाम को जब आपको आना होगा मैं आपको लेने भी चली जाऊँगी। ओके। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, छोड़ भी आ ले भी आना। मैं छोड़ने चली गई। अभी हम ऑफिस पहुँचे भी नहीं थे, 5 मिनट पीछे थे। तो वो गाँव की होती हैं, वो घाघरा सा पहने हुए और वैसी लेडीज़ होती है ना, उसने क्या किया, मैं रोड पे एकदम आराम से गाड़ी चला रही जैसे, और वो एकदम से भाग के उसने रोड क्रॉस की। ओह! उसने इतनी जोर से भाग के क्रॉस की और मैंने जितनी जोर से ब्रेक मार सकती थी मैंने ब्रेक मारी। और मैं सच कह रही हूँ सुशील जी कि मुझे नहीं पता कि वो लेडी नीचे आ गई कि नहीं। जब देखा तो वो बच गई थी, उसको गाड़ी टच भी नहीं करी थी। और वहाँ थोड़ी काफ़ी भीड़ हो गई, सबने उसको बहुत डांटा कि तुझे तो मैडम ने आज बचा लिया, ऐसे कोई निकलता है ये वो सब कुछ। 2-4 मिनट का तमाशा हुआ और उसके बाद मैंने इनको ऑफिस छोड़ा और ऑफिस से मैं 20-30 की स्पीड से घर तक पहुंची। बहुत डरी हुई, बहुत ज़्यादा डरी हुई। घर आके मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि आज के बाद मैं कभी गाड़ी नहीं चलाऊंगी। तो मेरे हस्बैंड बड़े आराम से, क्यों क्या हुआ? मैंने कहा क्या हुआ पूछ रहे हो? इतना सब कुछ आपके सामने हुआ और आप कह रहे हो क्या हुआ? तो मुझे कहते हैं कि पूनम तूने इतनी अच्छी ब्रेक मारी, अच्छे ड्राइवर ऐसी ब्रेक नहीं मार सकते। अच्छा। तो तूने इतनी अच्छी ब्रेक मारी तो तू तो गाड़ी चलानी छोड़ ही नहीं सकती। मैंने कहा ना, बहुत हो गया, मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगी, मैं गाड़ी को कभी हाथ भी नहीं लगाऊंगी। क्या मैंने फ़ोन बंद कर दिया। अब ये शाम को घर आए तो मुझे कहते हैं कि डिनर के लिए बाहर चलते हैं। तो उनका ठीक है, हम तैयार हुए, बच्चे तैयार हुए, मैं तैयार हुई, सब। जब गाड़ी में बैठने का टाइम आया तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि ड्राइविंग सीट पे बैठ जा। अच्छा। मैंने कहा ड्राइविंग सीट पे बिल्कुल नहीं बैठूंगी। तो कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ बैठ जा। मैंने कहा आपके कहने से क्या, आप कुछ भी कहो तो मैं मान जाऊँ। मैं नहीं बैठूंगी, मैं चला ही नहीं सकती गाड़ी, मैं चला ही नहीं सकती। फिर मुझे कहा, मैंने कहा आप समझते क्यों नहीं हैं, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? मैंने कहा मैं नहीं चला सकती, मैं मतलब सच में नहीं चला सकती। फिर इन्होंने मुझे कहा कि देख पूनम, एक बात बता, अगर मुझे पता हो कि तू अच्छी गाड़ी नहीं चलाती, मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ, बच्चे बैठ रहे हैं, मैं तेरे को कभी कहूँ चलाने के लिए? कभी नहीं कहूँ। मैं तेरे को कह रहा हूँ बैठ जा, अच्छी गाड़ी चलाती है, बैठ जा। तो इन्होंने ये कहा, बैठ गई मैं अपने हस्बैंड की सुनती तो थी खैर। ये वो तो मेरे पास विश्वास कोई तरीका नहीं होता था जी, और कि उनका फोर्स कर समझाने का लेते थे। तरीका भी समझाने का एक अलग तरीका था। वो ये भी तरीका कह सकते थे, आपका को डिमोरलाइज़ भी कर सकते थे कि ये कोई तरीका है गाड़ी चलाने का, अगर वो मर जाती तो क्या हो जाता? इस तरह की भी चीज़ें अगर होती तो कहीं न कहीं फिर आप जो है वो शायद वो चाबी वहीं पे रख देती और गाड़ी नहीं चलाती। मगर इनको मालूम था कि अगर आज इसने गाड़ी नहीं चलाई ना तो ये हाथ नहीं लगाएगी गाड़ी को, कि डरी हुई तो थी। खैर इन्होंने कहा और मैं बैठ गई। मैंने गाड़ी जाते भी चलाई, आते भी चलाई। उसके बाद मैंने 30 इयर्स गाड़ी चलाई है। क्या बात है! ये जो आपने सेंटेंस बोला कि उसके बाद मैंने 30 साल गाड़ी चलाई। बिल्कुल, तो ये बहुत और मेरे हस्बैंड हमेशा मुझे कहते थे कि बहुत अच्छी गाड़ी चलाती है। मेरी तो ग्रैंड डॉटर ने मुझे, बहुत छोटी सी थी, स्कूल जाती थी, 5-6 5th 6th में पढ़ती थी। मेरी ग्रैंड डॉटर ने मुझे एक बार कहा था, ऐसे ही हम बैठे हुए थे, कि मेरी दादी घर में, मेरी दादी सबसे अच्छी गाड़ी चलाती है। कि मतलब दादी गाड़ी झटके नहीं देती। लोग ना अक्सर यहाँ पे आप देखो ना, गाड़ी में बैठे ना, लोगों गाड़ी में बड़े झटके लोग बहुत देते हैं, तो उसको बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है स्मूथली स्मूथली चलाती थी। तो वो कंट्रोल अगर गाड़ी के ऊपर है तो तभी वो ऐसा संभव भी है। बिल्कुल पूनम जी, बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी लाइफ हिस्ट्री है। बच्चे जब बड़े हुए, आपके पढ़ लिख रहे होंगे, तो 2 तरह की चीज़ें होती हैं कि एक तो बच्चों का करियर और बच्चों की शादी, जो हमारे आम भारतीय समाज के अंदर जो होता है। तो पढ़ाई लिखाई का जो दौर जो था, तो क्या बच्चों की परवरिश और जो उनकी पढ़ाई लिखाई हिंदुस्तान में हुई या विदेशों में हुई? थोड़ा-सा उसके बारे में बताएँ हमें, और आपका रोल जो है एज़ अ मदर क्या रहा? देखिए रोल ऐसा था कि मैंने अपने बच्चों को 12th तक, जब तक वो स्कूल में थे, तो पूरा मेरे टच में थे।
और मैंने उनको 6 क्लास तक, आप सोचो वो एग्ज़ाम दे के आते थे, उनका पेपर देख के मैं बता सकती थी कि इनके कितने मार्क्स आएंगे। ओके। मुझे पता होता था कि ये क्या करके आए होंगे। उसके बाद मतलब पढ़ाती थी मैं, उनका बहुत ध्यान रखती थी। स्कूल से आने के बाद मेरी लाइफ में कुछ नहीं था सिवाय उनको पढ़ाने के, और पढ़ाती थी। और फिर क्या हुआ कि जो हमारे घर के जो बड़े डिसीजन थे ना, वो मेरे हस्बैंड ने लिए, और वो बहुत अच्छे लिए, बहुत ही अच्छे लिए। 12th में जब मेरी बड़ी वाली बेटी जब 12th उसने क्लियर किया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये पढ़ने में बहुत अच्छी है और इसको इंजीनियरिंग करवाते हैं, बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, मतलब दिल्ली से बाहर। मैं तो लड़ पड़ी एकदम से। मैंने कहा वो बच्चा है, मैंने कहा आज तक वो कभी घर से बाहर अकेली निकली नहीं, और मैंने कहा आप कह रहे हो कि इसको बाहर भेज दो, दिल्ली से बाहर भेज दो पढ़ने के लिए। मैंने बिल्कुल नहीं भेजूंगी, बिल्कुल नहीं भेजूंगी। मेरे हस्बैंड फिर उन्होंने कहा, कहते देख वो पढ़ने में इतनी अच्छी है, सब कुछ है कुछ। मैंने कहा नहीं, आप जो मर्जी कह लो। मैंने कहा वो कभी अकेली गई नहीं आज तक 12th तक, कभी मेरे बिना कभी गई ही नहीं, बाहर ही नहीं निकली, कैसे आप उसको भेज दो। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे एक बात कही, उन्होंने मुझे कहा कि पूनम तू अपने प्यार के पीछे उसकी लाइफ को ऐसे करेगी। मुझे ये बात बड़ी लगी कि देखो बात तो ठीक है, मैं अपने प्यार के पीछे मैं स्वार्थी नहीं हो उसको नहीं भेज रही हूँ। इनकी ये बात ना मुझे एकदम लगी बहुत कि मतलब मैं गलत कर रही हूँ। मैंने झट से मान गई। मैंने कहा ठीक है, आप जो कह रहे हो ठीक है। उसके बाद बेटी को कहा, वो कही मैं तो कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तो दिल्ली की कॉलेज में पढ़ूंगी। बड़ा मुश्किल। फिर पहले इन्होंने मुझे समझाया, फिर उसको समझाया, फिर बड़ी मुश्किल से मतलब हम सब समझ गए। मेरे हस्बैंड ना समझा लेते थे, मतलब जो भी था ना मना लेते थे, कन्विंसिंग पावर थी, मतलब मुझे तो समझा ही लेते थे, बाकी किसी को समझा पाएंगे नहीं। फिर उसके बाद मेरी बेटी ने इंजीनियरिंग की, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की उसने पुणे MIT से, और फिर उसने USA से MBA किया। फिर छोटी वाली बेटी, अब बड़ी वाली बेटी अगर पढ़ी बाहर, दिल्ली से बाहर पढ़ी, बाहर गई, तो छोटी वाली को तो पता ही है कि मैंने तो जाना ही है। फिर उसने बेंगलोर से, उसको आर्किटेक्ट है वो, बेंगलोर से उसने की, और फिर USA से उसने MS किया। फिर बेटे को तो पता ही था कि दोनों बहनें गई हैं। मैं तो बच ही नहीं सकता, मेरे को तो जानना ही है। फिर हमारा बिजनेस ऐसा था कि उसको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की करवानी थी। फिर उसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, उसने भी पुणे MIT से की। बस वो इंजीनियरिंग के बाद उसमें एंटर कर गया बिजनेस में, और वो बिजनेस में बहुत अच्छा सब कुछ कर रहा है। और दोनों बेटियां मेरी बहुत हार्ड वर्किंग हैं, वेल सेटल हैं, और सब कुछ। बिल्कुल। पूनम जी, जब वो US में पढ़ रही होंगी बच्चियां आपकी, या पूना में जब आपकी होंगी, तो उस समय पर एक मदर की भी जिम्मेदारी है कि कई बार आप विजिट भी करते होंगे। हाँ जाती थी मैं। तो अकेले जाते थे? अकेले। एक बार मैं गई थी, मुझे याद है, मेरी बड़ी वाली बेटी पुणे में थी, छोटी वाली बेंगलोर में थी। पहले मैं पुणे गई, मैं उसके पास 5-6 दिन रही। उसके बाद मैं बेंगलोर गई, उसके बाद मैं 5-6 दिन रही, उसके बाद मैं वापस आई। मेरे हस्बैंड ने ना मुझे ऐसे बांध के नहीं रखा कभी मतलब ऐसे नहीं रखा कि फुल फ्रीडम थी पूरी। मुझे कभी भी बांध के नहीं रखा उन्होंने, और उन्होंने कभी ये चाहा भी नहीं कि मैं बंद के रहूं। और कभी जैसे मैं कहूँ भी कि ऐसे अकेले जा सकती कुछ, तो उनको ये अजीब लगता था कि अकेले क्या होता है, अकेले क्या होता है, ये अकेले क्या होता है, क्यों नहीं जा बिल्कुल, सकती। ये विश्वास तो होना चाहिए। US भी अकेले गए आप? यहाँ US 84 में फर्स्ट टाइम मैं अकेली गई, अकेले US 84 में। बच्चे यहाँ, मेरे हस्बैंड यहाँ, और मेरे पेरेंट्स थे तब। मेरे सिस्टर ब्रदर सब US में रहते हैं। तो बस मैं जाती होती थी, बहुत बार गई हूँ US। तो मेरे पास कोई काउंटिंग ही नहीं है। मैं अपने हस्बैंड के साथ, मेरे हस्बैंड घूमने के बहुत शौकीन थे। मैं US, इधर यूरोप बहुत बार गई हूँ, इधर इटली, स्विट्ज़रलैंड 3-4 बार गई हूँ, पेरिस 3-4 बार गई हूँ, फिर ऑस्ट्रेलिया, चाइना तो हमारा बिजनेस था तो बहुत बार जाते थे, और दुबई, सिंगापुर। 84 में जब पहली बार आप गए US, तो क्या
मतलब थोड़ा डर लगा या ऐसे ही कि नहीं, डर नहीं लगा, मैं तो बहुत खुश थी कि यूएस जा रही हूँ, उस समय तो कोई जाता ही नहीं था। पूरे पूरे खानदान में पूरा तहलका मचा हुआ था कि पूनम यूएस जा रही है अकेले, वो भी अकेले, हाँ, पूरा तहलका मचा हुआ था। और फिर उसके बाद भी मैं जाती थी तो सब लोग मुझे कहते थे कि पता नहीं हर बार यूएस क्यों चली जाती है, हर बार, हर छुट्टियों में, जून के महीने में, कि पता नहीं हर बार यूएस चली जाती है। मैंने कहा तुम लोगों का मायका जहाँ होता है जाते हो ना, अब मेरा मायका वहाँ पे है तो मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ, मेरे सिस्टर ब्रदर सब वहाँ पे, तो मैं तो जाती थी इसलिए जाती। मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत घूमी हूँ, मैं पूरी इंडिया घूमी हुई हूँ। मुझे घूमने का ना, जैसे अभी सोचो, अभी इस समय मुझे कोई चाम नहीं है, कोई कुछ नहीं। जैसे कहते हैं ना कि एक मन भर जाता है बुरी बाहर तरीके से। खाने खा खा के। मेरे हस्बैंड को हमेशा 5 स्टार होटल में खाना खाना होता था, उनको वो बहुत पसंद था। वो उनको ऐसे इधर उधर रेस्टोरेंट में खाना खाना कभी भी नहीं खाया मैंने। मेरा तो मन करता था कि ऐसे छोटे मोटे रेस्टोरेंट में खाना खाऊं अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन उनको उनको अच्छा ही नहीं लगता। कभी-कभी लगता है कि व्यक्ति चटर-पटर खा ले, कुछ थोड़ा बाहर। हाँ, कई बार हम मॉल जाते थे ना तो फूड कोर्ट होता है, मेरा बड़ा मन करता था कि फूड कोर्ट में बैठ के खाऊं, कि अपने हस्बैंड के साथ फूड कोर्ट में बैठ के खाऊं। तो उनको लगता था नहीं नहीं, यहाँ से निकल के बाहर होटल में चल के खाएंगे। मतलब बहुत ही, मेरी लाइफ बहुत डिफरेंट रही है, वो भी मेरे हस्बैंड की वजह से। क्योंकि देखो ये शौक अगर हस्बैंड को नहीं होता ना, अगर घूमने का शौक इनको नहीं है तो मैं कैसे घूम सकती हूँ, मैं नहीं घूम सकती। हमारा होता था कि संडे को जैसे हमने डिनर बाहर करना है, कुछ भी हो जाए हमारे घर में संडे को खाना नहीं बनना, कुछ भी हो जाए, चाहे हम रात को 10 बजे जाए, चाहे 9 बजे जाए, चाहे 10:30 जाए, हमने खाना बाहर खाना है। फिर उसके बाद एक दिन और हो जाता था, हफ्ते में एक दिन और हो जाता था। वो ऐसे हो जाता था, घर में खाना बना हुआ है, चावल बॉयल हो रहे हैं, और मेरे को कहते थे कि चल बाहर खाना खाने चलते हैं। पूरा खाना बना हुआ है, चावल उबल रहे हैं, कह रहे मैं सुबह खा लूँगा। सुबह मुझे पता होता था कि इनको कहाँ से खाना है। मतलब इनको घूमने के बहुत शौकीन थे, बाहर खाना खाने के बहुत शौकीन थे। और एक इनकी सबसे अच्छी बात बताऊँ, सबसे अच्छी बात, मेरे हस्बैंड आज तक कभी भी अकेले कभी कहीं नहीं गए, कभी नेवर, कभी नहीं गए। मतलब अपने ऑफिस और ऑफिस से घर, बस अकेले। बाकी कहीं भी जाना हो वो मेरे बिना कभी नहीं जाते थे। वो क्यों मेरे को लेके जाते थे ये मुझे आज तक नहीं पता। हमारी मतलब जैसे ऑफिस के मतलब जैसे बिजनेस में बहुत सारे बच्चों की शादियां वादियां होती हैं, तो अब मानोगे नहीं, मैंने इतनी शादियां ऐसे अटेंड करी हैं कि सब सब जेंट्स होते थे, सब जेंट्स होते थे, 8 10 12 15 जितने भी। एक सिर्फ कालरा साहब की वाइफ साथ होती थी। सिर्फ एक मैं होती थी। थोड़ा अजीब भी मैंने, लगता था आपको? नहीं मुझे नहीं अजीब लगता था, मुझे नहीं अजीब लगता था। अच्छा, मुझे लगता ओके। था मेरा हस्बैंड मुझे साथ लेके चल रहा है, अब इनके ये अपनी बीवियों को नहीं ला रहे। तो हम क्या मेरा करें? हस्बैंड तो अच्छा है ना कि सही मेरे को बात। साथ लेके चल रहा है। अब मैं थोड़ी ओके, बात बात करती होती थी कुछ, तो इनको अच्छा लगता होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन ये कभी अकेले नहीं गए थे, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी, बहुत ही। और ये अगर मुझे कहते थे कि 5 मिनट में तैयार हो जाएगी, मैं कहती थी हाँ मैं 4 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। मतलब मैं वो नहीं थी कि मतलब घंटा लगा रही हूँ, या मैं 5 7 मिनट में तैयार तो हो गए थे। शादी पे जाने के लिए भी तैयार हो हुँ, जाती थी। वो हाँ तालमेल सही हाँ हाँ बैठा हो। हाँ हाँ, बिल्कुल, तैयार हो जाती थी, टाइम नहीं बिल्कुल, लगाती थी। बिल्कुल। पूनम जी, जीवन के बहुत सारे रूप, रंग आपने देखे और उसके साथ आप चले भी, ढले भी और कहीं न कहीं जो बहुत सारी ऐसी यादें हैं। लेकिन हस्बैंड का जो समय जो था, जैसे वो जाने का उनका समय रहा, तो उस समय की कुछ ऐसी बातें अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें कि ऐसे समय में कैसे आपने उनका साथ दिया कि उनको ऐसा ना लगे कि नो वन इज़ अराउंड, मैंने पूरे जीवन भर किया उसके लिए। तो वो क्या दौर था, किस तरीके से टफ था, आसान था, मुश्किल था? जब उनकी तबीयत खराब होती थी, मैं हर समय घर में होती थी, हर समय मैं उनके सामने होती थी। बल्कि बल्कि मुझे प्रॉब्लम भी हो गई थी, मैं बहुत ही स्ट्रेस में हो गई थी, क्योंकि जब मैं, आप अपने हस्बैंड को जब देखते हो कि वो ठीक नहीं है, तो अब जब देखते हो तो आप स्ट्रेस में भी हो जाते हो। तो मैं स्ट्रेस में भी चली गई थी थोड़ा टाइम। तो डॉक्टर ने फिर मतलब यही हुआ था कि इनको इनको बाहर भेजो, बाहर भेजो, मतलब ये हर समय देखती हैं तो होता है।
आप इनको अपने लगता है। हस्बैंड को जब देखते हो ठीक नहीं है वो, तो आपसे कंट्रोल नहीं होता। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, जो कुछ भी हुआ, सब कुछ सब कुछ सामने हुआ, सब कुछ दिखाई दे रहा था, सब कुछ, मगर उनके जाने के बाद मैंने अपने आप को जितना स्ट्रांग किया, वो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था, बहुत ही मुश्किल था। और वो ऐसा दौर था कि मुझे कोई भी इंसान स्ट्रांग कर नहीं सकता था। जैसे जब मैंने फर्स्ट टाइम बाहर निकलना शुरू किया, तो उस समय मुझे कोई स्ट्रांग कर नहीं सकता था। देखो, ना तो मुझे बच्चे ये कह सकते थे कि आप चले जाओ बाहर, ना मुझे ये कह सकते थे कि मत जाओ। निशुल्क बच्चे भी यही कहेंगे ना कि देख लो मम्मी, जो आपको ठीक जो लगता आपको है। अच्छा लगे। मगर मुझे याद है, जब मैं पहली बार उसके बाद बाहर निकली 1 महीने बाद, मैंने कम से कम 1000 बार सोचा होगा कि मैं जाऊं ना जाऊं, जाऊं ना जाऊं। 1000 बार सोचो कितना होता है। मतलब इतना सोचा था मैंने, इतना सोचा था। लास्ट में मैंने सोचा था कि पूनम, तू लोगों को मोटिवेट करती है, लोगों को समझाती है, तू कैसे डाउन हो सकती है? तू नहीं डाउन हो सकती, और तेरे को जाना ही है बस। तू जो कर रही है, तेरे को चुप करके वो काम करना है और बस। कहीं न कहीं जो आपके हस्बैंड की जो एक ये रहता था हमेशा कि वो आपको सपोर्ट करते थे, तो वो भी कहीं न कहीं बैक ऑफ योर माइंड रहा होगा कि नहीं, हाँ, वो तो हमेशा मुझे कि लगता है कि मेरे साथ है हमेशा। कि भई वो आप हम्म, आप कर सकते हो, आप कर हाँ, सकते हो, हाँ। वो जो चीज़ वो है। हमेशा ही, वो तो पूरी लाइफ में मुझे ये कहते रहे, तू कर सकती है, तू कर सकती है। उन्होंने उन्होंने आज तक कभी मुझे किसी चीज़ के लिए ये कहा ही नहीं कि तू ये नहीं कर सकती। मैंने अब हज़ारों बार कहा होगा कि मैं नहीं कर सकती, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन मेरे लिए वो टाइम बहुत मुश्किल था, उसके बाद बहुत मुश्किल था। उसके बाद अभी भी बहुत ऐसे ऐसे टाइम आते हैं जब मेरे लिए काम करना बहुत मुश्किल होता है। कहीं जो न कहीं बिल्कुल। जो कोई नहीं जानता। सबको मेरा स्माइलिंग फेस अच्छा लगता है, सबको मेरा हमेशा स्माइलिंग फेस दिखता है, मगर उसके पीछे जो दर्द होता है, हाँ, वो किसी को नहीं वो दिखा, किसी को नज़र नहीं और आता। वो मैं किसी को दिखाना भी नहीं चाहती कभी। बिल्कुल, वो बिल्कुल। वो कभी कितने दिखाना भी नहीं कितने चाहती। वर्ष का साथ रहा पूनम जी, अगर मैं पूछ सकता हूँ तो? 50 इयर्स। 50 साल। वाह! क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। इट्स अ गुड सब्सटेंशियल टाइम। पूनम जी, बहुत बड़ी अच्छा आपका एक समय रहा और एक जीवन यात्रा बड़ी खूबसूरत आपकी रही है। कुछ किताबें भी आपने लिखी हैं। कुछ हमारे दर्शकों के साथ में बताना चाहेंगी कि वो किताबें किस बारे में हैं और किस तरीके से वो किताबें लिखी गई हैं? किताबें भी ऐसे लिखी कि आज से करीब 8-9 साल पहले, 7-8 साल पहले, ऐसे ही पता नहीं मेरे दिमाग में एक कीड़ा सा आया कि मैं बुक लिखूं। और ऐसे ही घर में सब लोग बैठे हुए थे, और मैंने बोला कि मैं मैं सोच रही हूँ कि मैं बुक लिखूं। मैंने बोला, और घर में किसी ने सुना ही नहीं। मतलब लोगों को लगा होगा हवा में बातें कर रही है। तो किसी ने सुना ही नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं, बात खत्म हो गई वहाँ पे। कुछ उसके बाद ना मैंने कुछ बोला, ना किसी ने कुछ बोला, कुछ कुछ नहीं। मुझे नहीं पता किसने सुना, किसने नहीं सुना, क्या हुआ। उसके बाद फिर जब मैं ये सब कुछ करने लग गई, मैं मोटिवेशनल स्पीकर बन गई, ये सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद फिर वो कीड़ा जो था ना दिमाग में घुसा हुआ था 7-8 साल पहले का, वो कीड़ा फिर बाहर निकला। फिर जी। मैंने सोचा कि अगर मैं घर में कुछ कहती हूँ, हुँ, तो ये बात नहीं बनती, हुँ, घर में तो बात नहीं बनेगी। हुँ, मैंने सोचा पूनम, तू अपने हाथ पैर मार। हुँ, मैं अपने आप जाके पब्लिशर ढूंढा, मैंने मिली, मैंने हुँ, पूरी बात की, सब कुछ किया। हुँ, और मैं अपने आप मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बुक हुँ, लिखूंगी। हुँ, और मेरे घर में किसी को कुछ पता नहीं, हुँ, बात बात कराई सब कुछ। हुँ। उसके बाद मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी, अच्छा। घर में किसी को पता नहीं। उसके बाद एक चैप्टर ख़त्म हो गया। फिर मैंने सोचा कि अब तो घर में बताऊं। एक चैप्टर के बाद फिर मैंने घर में बताया कि मैंने बुक लिखनी शुरू कर दी, मैंने बुक लिखनी शुरू कर दिया। मेरे बच्चों ने भी, मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि तू बुक कैसे लिख सकती है? मैंने कहा लिख नहीं सकती हूँ, मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है। सब लोग बड़े हैरान हुए फिर कि ऐसे कैसे? मैंने कहा मेरा एक चैप्टर ख़त्म हो चुका है, और मुझे पता है कि बुक कैसे लिखनी होती है, और मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मैं लिख सकती हूँ। तो फिर सब लोग बड़े खुश हुए। उस समय सब लोग बड़े खुश हुए, बहुत अच्छा कर रही है, और
कि लिख लेगी कुछ। मैंने कहा हाँ, मेरे दिमाग में बहुत सारी बातें हैं, मैं लिख लूँगी। और कॉन्फिडेंस तो वैसे ही भरा पड़ा था मेरे में। क्या नाम था पहली किताब का आपकी? लिव इट अप। लिव इट अप। ओके, उसके बस बाद फिर एक बुक लिखी, बस फिर तो आपकी हिम्मत बढ़ जाती है ना। उसका बुक लॉन्च किया, मज़ा आया देखने में, खूब अच्छे से किया। फिर सेकंड लिखी, फिर सेकंड के बाद फिर उसके बाद मैं हेल्थ कॉन्शियस बहुत ज़्यादा हूँ, अभी आज भी बहुत हेल्थ कॉन्शियस हूँ। मेरे घर में सुबह से लेकर रात तक हेल्दी खाना बनता है और मैं हेल्दी खाती भी हूँ, और शायद मैं इसीलिए आज तक ठीक भी हूँ। तो बस हेल्थ पे लिख दी बुक, और हेल्थ की तो मैं पूरी डाइटिशियन बनी हुई हूँ आजकल। पता नहीं कितने लोगों का वेट कम करवा चुकी हूँ, और ये सब कुछ मेरी मतलब डेली रूटीन में चलता है ये। बहुत सुंदर, बिल्कुल। बस तो पूनम जी, बड़ा अच्छा लगा कि आपकी हमने एक यात्रा जो है, आपके साथ साथ हमने भी आपकी यात्रा जी, और मुझे लगता है कि बहुत कुछ है इस पूरे जीवन से सीखने के लिए। और सबसे खूबसूरत बात ये है कि एक कहावत भी कही गई है कि जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। कि संतोष अगर आपको आ गया है जीवन में, तो सब सारा जो धन है वो धूल के समान है। तो शुरुआत से ही आपके मन में ये रहा है, एक संतोषी जीव आप रहे हैं कि भाई ठीक है, मुझे किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करना, लोग मुझसे ज़्यादा हैं कम हैं, लेकिन जो मेरे पास है मैं उसी में ही संतुष्ट हूँ, और शायद इसी वजह से जीवन मैं बहुत आज खूबसूरत भी अपने से ऊपर वालों को नहीं देखती। आज भी मैंने पूरी लाइफ अपने से ऊपर वालों को देख के कभी ये इच्छा नहीं की कि उसके पास ये है, मेरे पास ये हो। इसीलिए मैं खुश रही हूँ और खुश रहती भी हूँ। अभी भी मैं बहुत खुश रहती हूँ, मेरे पास जो कुछ भी है। मेरे को सुशील जी, मेरे को पैसे से कभी प्यार ही नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरे को पैसे से कभी इतना ऐसा लगाव नहीं रहा। इसीलिए शायद भगवान भी मेहरबान रहा हो। जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी कि आपने अपनी जीवन यात्रा हमारे साथ साझा की, और हमें बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगता है कि हमारे जो दर्शक हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस जीवन यात्रा से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, ये थे पूनम कालरा, मोटिवेशनल स्पीकर, यूट्यूबर और ऑथर। जिस तरह से उन्होंने अपनी जीवन यात्रा का स्केच हमारे सामने रखा, उसमें बहुत सारी बातें थी सीखने के लिए, जीने के लिए, अपने जीवन में धारण करने के लिए। व्यक्ति अगर संतोष अगर प्राप्त कर ले जीवन में, और धैर्य धारण कर ले, हर स्थिति में वो अपने आप को खड़ा महसूस कर सकता है। एक भरा पूरा उन्होंने जीवन जिया, लेकिन यहाँ एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण निकल कर के सामने आई कि अगर पुरुष जो हैं, अगर महिलाओं को सपोर्ट करें, तो निश्चित रूप से देश की जो आधी आबादी है वो भी अपने पैरों पर न केवल खड़ी हो सकती है, बल्कि राष्ट्र निर्माण में भी अपनी भूमिका निभा सकती है, और जो कि पूनम कालरा जी ने अपने मोटिवेशनल वीडियो बना करके सिद्ध भी किया है। आज के लिए इतना ही। अगली बार उनसे जब हम बात करेंगे तो किसी और विषय पर हम बातचीत करेंगे। अब लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।